नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर सिंह। शनिवार की अल सुबह अर्थात 26 अक्टूबर को इज़राइल ने ईरान के कई बड़े सैन्य ठिकानों और रणनीतिक स्थानों पर एक साथ हमला कर दिया है। ये एक बड़ी खबर है और इस खबर की पुष्टि होने के साथ अब ये स्पष्ट हो गया कि ये लड़ाई अब अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली है। 7 अक्टूबर 2023 को जब इज़राइल पर हमास के आतंकियों ने बड़ा हमला किया था और इज़राइल के कई क्षेत्रों में घुस करके 1500 के करीब लोगों को मारा या घायल किया और उसके बाद कईयों को, और अब तो ये सूचना मिल रही है कि लगभग 150 हॉस्टेजेस हमास के आतंकियों के कब्जे में हैं। और उस दिन इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कसम खाई थी, आज उसकी इतिश्री होने की शुरुआत है। मतलब युद्ध खत्म होने के पहले की वो शुरुआत है जिस पर अगर ईरान और इज़राइल नहीं चेते तो फिर पूरी दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। सूचना ये है कि एक साथ ईरान के कई टारगेट्स पर इज़राइल ने हमला किया है, जिसकी पुष्टि आईडीएफ ने कर दी है। हमला तो इज़राइल ने इसके पहले भी किया, मतलब 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज 26 अक्टूबर है और अभी से कुछ ही देर पहले ये हमला हुआ और लगभग हमले के 1 से 1.5 घंटे के भीतर हम आपको ये खबर दे रहे हैं। इस बात की पुष्टि आईडीएफ ने कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि वाशिंगटन से भी ये एक बहुत बड़ी खबर है, माफ़ करिएगा, अमेरिका की तरफ से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि इज़राइल ने ईरान पर हमला किया है और अमेरिका इस पूरे प्रकरण में अर्थात हमला और हमले के बाद की स्थितियों पर बराबर नज़र रखे हुए है। मतलब और मायने समझिए, अमेरिका की देख रेख में इज़राइल ने हमला किया है, वो अमेरिका जो ईरान को समुद्र के क्षेत्र से पूरी तरह घेरे हुए है। अर्थात अगर ईरान रिटेलिएशन करेगा तो अमेरिका भी ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है या कार्रवाई कर सकता है। एक ऐसे समय में जब अभी से लगभग 48 घंटे पहले रूस के कजान शहर में ब्रिक्स देशों की बैठक हुई थी, जहां ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन की मुलाकात ब्रिक्स के सभी देशों में, जिसमें भारत की भूमिका मुख्य थी, रूस की भूमिका तो थी ही क्योंकि रूस के कजान में हो रहा था, वहाँ पर पेजेश्किन की मुलाकात सभी नेताओं से हुई थी और भारत के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से इस बात पर चर्चा हुई थी कि किस तरीके से इज़राइल को रोका जाए, क्योंकि ईरान पर अगर हमला हुआ तो फिर ये युद्ध बहुत ही दूसरी दिशा में खराब स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, खास करके पूरी दुनिया के शांति के संदर्भ में मैं ये बात कह रहा हूँ। और ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि रूस ने इज़राइल और अमेरिका या इज़राइल एलायंस को ये पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाएगा तो फिर रूस चुप नहीं बैठेगा, और अगर रूस चुप नहीं बैठेगा तो चीन क्या चुप बैठेगा, ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में रूस और चीन एक अच्छे रणनीतिक सहयोगी के तौर पर एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए आगे आ चुके हैं। हालांकि रूस चीन के मुकाबले आज भी भारत को बड़ा दोस्त मानता है और भारत की हर बात को केयर करता है। ये ब्रिक्स सम्मेलन में व्लादिमीर पुतिन ने बराबर बार इस बात को स्पष्ट किया है और इसके संदर्भ में जो भी पक्ष आए उसमें भारत का जिक्र किया है। और यही कारण था कि एलएसी पर चीन और भारत का समझौता हुआ, लेकिन जिस तरीके से इज़राइल ने हमला किया है ईरान पर, अब स्पष्ट हो गया कि युद्ध की स्थिति के कारण पूरी दुनिया जो दो ध्रुवों में बढ़ती हुई दिख रही है वो किस ओर जा सकती है, और ऐसे में इस पूरे बटे हुए दुनिया के तमाम देशों को भारत किस तरह जोड़ने का काम करता है। मैं अपनी इस बात को आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं बराबर ये कहता रहा कि जब हमास और हिजबुल्लाह को
इज़राइल की सेना अर्थात आईडीएफ ख़त्म कर रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए लेबनान में इज़राइल की आर्मी एंट्री कर चुकी है और हमास की बची ताकत को, उसके जितने भी सैन्य कमांडर अभी नियुक्त हो रहे हैं, उन सबको ख़त्म करने के साथ साथ गाज़ा को पूरी तरीके से वीरान, सुनसान, बर्बाद, तबाह ईरान ने कर दिया और हिजबुल्लाह को भी बर्बाद करने के लिए लेबनान में जहाँ तक भी इज़राइल की सेना पहुँची है उसमें तबाही मचा रही है। और एक साथ लेबनान और हमास पर टारगेट साधते हुए ईरान पर इतना बड़ा हमला, अब आप समझ सकते हैं इज़राइल की मंशा क्या है। और वो मंशा है ग्रेटर इज़राइल की, जहाँ पर कई ऐसे इस्लामिक देश जो पश्चिमी एशिया के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, जो इज़राइल के इर्द गिर्द हैं, उनके क्षेत्रों पर इज़राइल अगर कब्ज़ा करेगा तो फिर उसे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अब गाज़ा पर इज़राइल अपना अधिकार छोड़ने वाला नहीं है और लेबनान के जिन क्षेत्रों पर उसकी आर्मी एंट्री कर चुकी है वहाँ भी इज़राइली सेना काबिज़ रहेगी, क्योंकि इज़राइल के उत्तरी क्षेत्र जो लेबनान के दक्षिण क्षेत्र से लगते हैं, उन पर अगर इज़राइल कब्ज़ा नहीं करेगा तो इज़राइली नागरिक जो उत्तरी क्षेत्र को छोड़ करके पीछे हटे हैं वो वहाँ पर नहीं बसेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके वहाँ पर मिसाइल हमला करते हैं, रॉकेट हमला करते हैं, ड्रोन हमला करते हैं। और ये सब कुछ इज़राइल के नाक में दम करने का काम ईरान के आदेश पर, ईरान की सेना के आदेश पर किया जाता था। और इसीलिए इज़राइल ने कसम खाई थी कि ईरान को हम बड़ा जवाब देंगे और वहाँ भी तबाही मचाएंगे, और ऐसा इज़राइल ने कर दिया। अर्थात ये बात मैं भी कह सकता हूँ कि मैं शुरू से ये कह रहा हूँ और जितने वीडियोज़ में मैंने इस बात की चर्चा की है कि पश्चिम एशिया में युद्ध की क्या स्थिति होने जा रही है, और तब मैंने ये बराबर कहा कि इज़राइल ईरान पर इस बार जो हमला करेगा वो इसके पहले के इज़राइल के अस्तित्व में आने के बाद ये इतना बड़ा हमला होगा कि ईरान या तो इसको बहुत अच्छी तरीके से, जिसको कहते हैं कि माकूल जवाब देगा, रिटेलिएशन करेगा, या ईरान तबाह होगा। और इस तबाही की जो इबारत इज़राइल लिख रहा होगा उस पर अमेरिका मुहर लगाएगा। लेकिन उस स्थिति में पूरे विश्व की शांति के सामने बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि रूस ईरान के साथ आ सकता है। लेकिन इन सभी खतरों को भारत बैलेंस करेगा, क्योंकि अमेरिका और रूस को अगर एक साथ कोई देश साध सकता है तो वो है भारत। इसकी ताकत आपने लगातार देखी ही है। और अभी जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ तो जर्मनी के चांसलर स्कॉल्ज और अब स्पेन के भी राष्ट्राध्यक्ष की भारत में आना हो रहा है। और इन सब से भारत की चर्चा यही है कि युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, इसलिए वैश्विक शांति के लिए भारत की पहल को समझा जाना चाहिए और उसी हिसाब से आगे कदम बढ़ाया जाना चाहिए। मायने और मतलब साफ है, इज़राइल ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इज़राइल को भी और ईरान को भी समझाने का काम भारत ही करेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।